सो फाइनली आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ चुका है। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन जिसका बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं 2025 से 26 एग्जाम का, जो कि आप मान सकते हैं कि सितंबर मिड या लास्ट के आसपास इसका प्री एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस है और नवंबर स्टार्टिंग या फिर मिड के आसपास इसका मेंस होगा। अगर वैकेंसीज की बात करें तो एट प्रेजेंट 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट अभी तक की गई है। कुछ ऐसे बैंक्स है स्टेट वाइज जहाँ पर वैकेंसीज जीरो है, यानी कि उस एक स्टेट में उस बैंक ने जीरो वैकेंसी रिपोर्ट की है। लेकिन अगर उसके आगे एनआर लिखा है, यानी कि नोट रिपोर्टेड, तो उस बैंक ने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है, आगे जाके रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। तो मेरा मानना है कि ये 10,000 से इंक्रीज होकर वैकेंसी फाइनल सिलेक्शन तक 13-14 हज़ार आराम से चले जाएगी। तो काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पर एक रिमाइंडर भी है आप सभी के लिए। ये जो हमने एक्स 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 और लैक लिखा है, ये बेसिकली है क्या? तो ये एक अलर्ट और एक बेल करता है, मतलब एक अलर्टनेस है बेसिकली आपके लिए, एक मैसेज है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आईबीपीएस क्लर्क का, तो लगभग 11 से 12 लाख स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो जो हमने लैक वहां पर लिखा था, ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में है। ये रिमाइंड करवाता है कि अगर 10,000 वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, तो इसका 10 टाइम्स अगर आप लेके चलेंगे मेंस में, लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे मेंस में अपीयर होने वाले हैं। अगर 12 लाख भी हम लेके चले, तो 12 लाख में से 1 लाख सिर्फ मेंस में जाएंगे, बाकी जो 11 लाख बच्चे हैं वो एग्जाम से बाहर। अब इस कैटेगरी में हम ना आए, हमको वो ध्यान रखना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि जो स्टेट जहाँ पर कट ऑफ मॉडरेट जाती है, वो निश्चिंत होके मेहनत करते हैं कि हमारे स्टेट में कट ऑफ मॉडरेट जाती है, तो वो हिसाब लगाते हैं कि कितने वैकेंसी है, कितने वैकेंसी लास्ट ईयर थी, कितनी कट ऑफ गई है, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दूसरी चीज़ है कट ऑफ का प्रिडिक्शन लेके चलना या फिर एजम्पशंस बनाना। ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिएगा आप सब, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है नॉर्मलाइजेशन पे और एग्जाम के लेवल पे और कंपटीशन लेवल कैसा है उस पे। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर कट ऑफ किसी स्टेट की 100 में से प्री में 55 पे गई है 300 वैकेंसीज पे, तो इस बार भी 400 वैकेंसीज पे 50 जाएगी। ऐसा नहीं है, हो सकता है 60 भी चले जाए या 65 भी चले जाए। क्योंकि जो दूसरे स्टेट्स के बच्चे होते हैं, हर एक स्टूडेंट सोचता है कि हम मेरे को नौकरी की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, जो बेशक से कहीं भी आए। अब अगर कोई बच्चा गुजरात का है, तो वो राजस्थान से फिल कर देगा, बिहार से फिल कर देगा, दिल्ली से फिल कर देगा, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर शिफ्टिंग होती रहती है। कई बच्चे तो मैंने देखा है जिनको साउथ की लैंग्वेज तक नहीं आती, वो साउथ से फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने स्टेट की कट ऑफ कितनी गई थी, कितनी जा सकती है, उस बात पे बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। कर रहे हो तो बहुत ही स्टुपिडिटी कर रहे हो। आपको फोकस इस बात पे करना चाहिए कि कैसे आप अपने परसेंटाइल को टॉपर्स में ला सकते हो जल्द से जल्द प्री में। और ये अगर आपने कर लिया, तो बेशक से कट ऑफ कितनी भी जाए, आपका सिलेक्शन तय है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये एक रिमाइंडर है कि ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। मैंने हज़ारों लाखों बच्चों को ये चीज़ करते देखा है, अल्टीमेटली रिग्रेट ही होता है। जितना दिमाग, जितना एफर्ट यहाँ पर लगा रहे हो, उससे अच्छा यहाँ पर लगा लो मेहनत करने पे। तो आप चाहे हरियाणा से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपका प्री 100% क्वालिफाई होगा। और सेम चीज़ अप्लाई होती है मेंस एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। देखिए, 11-12 लाख बच्चे एग्जाम में फॉर्म फिल करते हैं आईबीपीएस क्लरिकल में अमूमन, और 1 लाख के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे मेंस में। अब ऐसी क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने से रह जाओ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अभी से प्री के साथ मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी है। अब अगर
यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी है। अगर वो फुलफिल कर लेते हो तो आपको तैयारी मेंस की करनी है। अगर नहीं करते हो फुलफिल वो कंडीशन, तो तैयारी अभी मेंस की मत करना, होल्ड कर देना। और जब उसको आप अचीव कर लोगे तब मेंस की तैयारी करना। तो अगर आपके पीओ प्रीलिम्स मॉक में जो परसेंटाइल है वो 60 के आसपास आ रहा है, या कम से कम 50 मान के चलते हैं, और क्लैरिकल के मॉक में 60 के आसपास आ रहा है, 60 को काट देते हैं। तो अगर आपके पीओ के प्रीलिम्स के मॉक में 50 परसेंटाइल आ रहा है, और ये पीओ प्रीलिम्स के मॉक आरआरबी भी हो सकता है पीओ का, आईबीपीएस पीओ भी हो सकता है, एसबीआई पीओ भी हो सकता है, और क्लैरिकल में आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क। अगर इन सभी में आपका इतना इतना परसेंटाइल आ रहा है कम से कम, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है मेंस की। अगर इनकेस नहीं आ रहा, इससे कम आ रहा है 30 20 40, तो सबसे पहले तो जितना हो सकता है डेली 3 4 5 मॉक लगाओ फटाफट। डेली मतलब डेली, एवरी सिंगल डे। और ये काम आपको अगले 2 हफ्ते तक करना है। और जब आपका परसेंटाइल जैसे ही 50 से ऊपर जंप आना शुरू हो जाए पीओ के प्रीलिम्स मॉक में, और क्लैरिकल में 60 से ऊपर, उसी टाइम पे मेंस की तैयारी शुरू कर दो। करंट अफेयर्स साथ लेके चलो, प्लस इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो, एडिटोरियल समरी जैसे मैंने बताया था, प्लस रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस अल्टरनेट डे पे करनी है आपको। अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, ये जो वीडियो है ये कम से कम 2 3 हज़ार बच्चे तो पक्का देखेंगे देखेंगे, ज्यादा भी देख सकते हैं। लेकिन हर बच्चे में वो गट्स नहीं होते वो एफर्ट करने के, ये बात समझो। आज के टाइम पे कंपटीशन क्रैक करना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो डाइवर्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड है एकदम कंप्लीट। रील्स देख रहे हैं तो रील्स ही देख रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उबासियाँ आ रही है, आलस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, एग्जाम सीरियस लेंगे ही नहीं। जब एग्जाम की डेट एकदम सामने आ जाएगी, क्लैश होने वाली होगी, तब उनको होश आता है, तब वो नींद से उठते हैं। फिर बोलते हैं कि सर हम 10 दिन में ऐसा क्या कर दें कि हमारी परसेंटाइल 10 दिन में 20 से 90 पे आ जाए। इसका भी एक तरीका है, सो जाओ दोबारा जाके, नहीं हो पाएगा आपसे, अगली बार आना तब होगा। तो बजाय 10 दिन में 20 से 90 परसेंटाइल करने के सपने को देखते हुए, आप बेहतर है अभी से अफर्ट करोगे तो 20 से 90 पे पक्का आ जाओगे। लेकिन वो 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी। अभी से सीरियस हो जाओ एग्जाम के लिए। जैसे मैंने बताया, इतना इतना अचीव करने के बाद फिर आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पर एक चीज है, ध्यान से सुनिएगा, हम आगे इस पे और वीडियोस बनाएंगे आईबीपीएस क्लैरिकल पे। एक गलती जो आपको नहीं करनी, जब आप मेंस एग्जाम में जाओगे तो काफी बच्चे क्या करते हैं कि मेंस एग्जाम में वो करंट अफेयर्स को लाइटली लेते हैं। अगर आपने ऐसा किया, यकीन मानो एग्जामिनर आपको घर तक खुद छोड़ के आएगा। रीजन है कि रीजनिंग और क्वांट, चाहे पीओ का एग्जाम हो चाहे क्लरिकल का एग्जाम हो, 90% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पीओ एंड क्लरिकल दोनों ही एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करते हैं। ओके, तो जो करंट अफेयर्स और इंग्लिश है, यही डिसाइडिंग फैक्टर रहती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऐसा क्यों है। स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है। यहाँ लिख लेते हैं हम क्वांट, यहाँ पर रीजनिंग, यहाँ पर करंट अफेयर्स, और यहाँ पर इंग्लिश। ठीक है, ये हमने बना लिया यहाँ पर भैया कैलकुलेट। आप सभी भी बनाना सीख लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। अब स्टूडेंट ए के, अभी हम यहाँ पर सिर्फ मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स की बात करें, चलो इंग्लिश में 40 ले लेते हैं, सीए में 50, रीजनिंग में 60 ले लेते हैं, क्वांट में 50। ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब स्टूडेंट ए का जो क्वांट है वो एवरेज है, और ऑलमोस्ट देखा जाए तो स्टूडेंट ए और बी दोनों का ही क्वांट और रीजनिंग एवरेज है। लेकिन स्टूडेंट सी का जो क्वांट और रीजनिंग है वो अच्छा है। तो स्टूडेंट सी के यहाँ पर 25 नंबर आ गए, और यहाँ भी इसके करीबन 28 नंबर आ गए। स्टूडेंट ए के और बी के दोनों के क्वांट और रीजनिंग एवरेज है, तो यहाँ इसके क्वांट में लगभग 15 नंबर आ गए, यहाँ इसके 17 नंबर आ गए। देन रीजनिंग की बात करें तो इसके अप्रोक्सीमेटली 22 23 नंबर आ गए, एंड देन इसके भी 20 21 नंबर आ गए। अब आता है ये डिसाइडिंग फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था। अब अगर स्टूडेंट सी ने करंट अफेयर्स पे और इंग्लिश पे एफर्ट नहीं किया, और इसके अगर अगर करंट अफेयर्स में नंबर आ रहे हैं 9, और इंग्लिश में इसके नंबर आ रहे हैं 40 में से 12 13, तो टोटल इसका कितना होगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए।
करीबन कितना हो जाएगा, 50 और 12, 50 और 13 कितना हो गया, 63 और 75, अप्रोक्सीमेटली इतने इसके नंबर बन रहे हैं। कितने में से, जो भी स्कोर होगा टोटल उसमें से, यानी कि 200 में से अप्रोक्सीमेटली। अब स्टूडेंट ए और बी का यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। स्टूडेंट ए का करंट अफेयर्स और इंग्लिश दोनों ही अबो एवरेज है, तो यहाँ से करंट अफेयर्स में मार्क्स आते हैं करीबन 20-21 मान लेते हैं, ठीक है, इतने तो आराम से आ ही जाएंगे। और इंग्लिश की बात करें अगर, तो यहाँ पर इसके मार्क्स आ जाते हैं 18 के आसपास या 20 के आसपास। स्टूडेंट बी का करंट अफेयर्स ज़्यादा खास नहीं है, बट इंग्लिश ठीक ठाक है, तो इंग्लिश में इसके मार्क्स आ जाते हैं करीबन 17-19 के आसपास। और करंट अफेयर्स में अगेन इसके मार्क्स आ जाते हैं करीबन 10 या 11 मान के चलिए, ज़्यादा नहीं इससे। टोटल अगर आप करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 37 और 57 एंड देन 20-67, तो 65 से 67 इसके यहाँ पर नंबर बन रहे हैं। एंड देन अगर यहाँ की बात करें, तो 20 और 30, 37, 38, 48 और 57, तो 55 से 57 यहाँ इसके मार्क्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखो आप, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी ये वाली आपको दिख रही होगी, इस कैलकुलेशन में इसके इंग्लिश और करंट अफेयर्स में लगभग 20-20 नंबर है। यहाँ पर इसके 20 नंबर है, सॉरी हमने शायद थोड़ी सी गलत कर दी, 75-77 आएगा, 20-20, 60, 70-80, सॉरी ठीक है 75, तो 75 से 77 के आसपास इसके मार्क्स बन रहे हैं। अब मुझे बताओ कि स्टूडेंट ए, जिसका क्वांट और रीजनिंग ज़्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज था, उसने भी बराबर स्कोर किया है स्टूडेंट सी के साथ। देख रहे हो आप, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं साफ साफ, ताकि आपको खुशी मिले। तो 75 से 77 इसके मार्क्स बन रहे हैं। तो स्टूडेंट ए और सी के जो मार्क्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने बैलेंस क्रिएट कर लिया करंट अफेयर्स और इंग्लिश में से। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब आप क्वांट और रीजनिंग में अच्छे नहीं होते, एवरेज है, तो आप फोकस करो कि आप इंग्लिश और करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। और जो स्टूडेंट बी है, जिसका क्वांट और रीजनिंग एवरेज था, वो ठीक था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन जैसे ही यहाँ की बात आई, बेड़ा गर्क हो गया, सब पानी में मिल गया। अगर आप इसको दोबारा भी जोड़ लेंगे, तो देख लीजिए 34 और 30, 64 के आसपास इसके मार्क्स बन रहे हैं। चलो 65 ले लेते हैं, 67, इतना हम लेके चलते हैं। इसको अगेन थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। तो 65 67 मार्क्स इसके यहाँ पर बन रहे हैं स्टूडेंट बी के। अब अगर कट ऑफ ही 70 पे चलेगी, 72 पे चलेगी, तो बी एग्जाम कहाँ से करेक्ट कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। अब यही चीज मैं हमेशा वो आपको बोलता हूँ कि जब आप मेंस की बात करते हैं, तो आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए और 2 एवरेज होने चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ, 2 एवरेज तो थे बी के, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग नहीं थे, काम खराब हो गया। ए का क्या था, 2 एवरेज थे तो 2 स्ट्रांग थे, सिलेक्शन हो गया। सी का क्या हुआ, 2 स्ट्रांग थे लेकिन 2 एवरेज थे, सिलेक्शन हो गया। आपके सामने दिख रहा है क्लियरली। और यही होता है 99% रिजल्ट्स के अंदर। और सेम चीज अप्लाई होती है हर एक मेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन ये चीज अप्लाई नहीं होती प्री में। प्री में ऐसा नहीं होता। प्री में स्पेशली जो क्लरिकल के प्रीलिम्स होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, वहां पर आपको 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे, और एक आपको एवरेज भी चलेगा, तब सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक स्ट्रॉन्ग हो और 2 एवरेज हो, नहीं। वो चलता है पीओ के एग्जाम में, लेकिन क्लरिकल में वो नहीं चलता। तो आपको कोशिश करनी है कि प्री के एग्जाम में रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश, इन तीनों में से कोई तो 2 होंगे जो आपको स्ट्रोंग करने हैं। अब वो कौन से स्ट्रोंग है वो आपको पता होगा, या जो आप स्ट्रोंग कर सकते हो। और एक को अगर आप एवरेज भी रखोगे, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। प्री में फोकस करना स्पीड पे, जनरेट करने पे, बाकी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल आगे जाके। हम प्री की स्ट्रेटजी वीडियो और मेंस की कंप्लीट लेके आएंगे। तो ये डेटा जो आपको मैंने यहाँ पर समझाया है, स्पेशली मेंस एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है, इसको सेव कर लेना। और मेरी बात मान लोगे तो सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा, आपका मेंस आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर नहीं मानोगे बात, एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, तो वो आपकी मर्जी है। तो इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं। एक तरह से रिमाइंडर था आप सभी के लिए कि नोटिफिकेशन आ तो गया है, लेकिन मेहनत सही तरीके से करना और सही डायरेक्शन के साथ, राइट अप्रोच के साथ करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन के द्वार आपके लिए खुलेंगे।